आप लोगों के एग्जाम का ये क्विक रिवीजन क्लास चल रहा है जिसमें हम समन के बारे में क्लास पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गिरफ्तारी का वारंट। आप सभी वारंट शब्द से अच्छे से परिचित हैं क्योंकि टीवी में, न्यूज में या सीरियल्स वगैरह में आप सभी जो है वारंट के बारे में सुने ही होंगे। क्या होता है वारंट, इसके बारे में आपके सिलेबस में भी दिया गया है और आप लोगों ने वारंट के बारे में पढ़ा भी होगा कि वारंट जो होता है पुलिस लेकर आता है और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। जी, ये वही वारंट है। इसे हम गिरफ्तारी का वारंट कहते हैं और आज हम इसी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये गिरफ्तारी का वारंट होता क्या है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, कौन इसे जारी करता है, कब तक ये प्रवर्तन में रहेगा, गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कैसे किया जाता है। हम इन्हीं सब के बारे में आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप पढ़ाई के साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। चलिए, तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। क्या पढ़ने वाले हम लोग? गिरफ्तारी का वारंट। क्या पढ़ने वाले हैं? गिरफ्तारी का वारंट। और हम धारा 70 से शुरू करेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप क्या होगा। क्या लिखा हुआ है? गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि अवधि। इसका ये मतलब है कि गिरफ्तारी के वारंट का एक लिमिटेड टाइम होता है। हम क्या देख रहे हैं कि गिरफ्तारी के वारंट का एक लिमिटेड टाइम होता है। क्या ऐसा होता है? क्या सच में गिरफ्तारी के वारंट की कोई अवधि होती है? धारा में तो लिखा है। इसी सवाल का हम जवाब आगे जानेंगे। तो देखिए क्या होता है गिरफ्तारी का वारंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप क्या होता है। तो इसमें बताया गया है कि गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में होता है, यानी कभी भी मौखिक रूप से गिरफ्तारी का वारंट किसी को नहीं दिया जाता। गौर कीजिएगा लाइन पे। गिरफ्तारी का वारंट कैसा होता है? लिखित रूप में होता है। गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में होता है। अगला हम देखेंगे कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होता है, यानी इस पर जो भी न्यायालय जिसने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है उसका सिग्नेचर होगा। और अगला जो हम बिंदु देखते हैं, मुद्रा यानी कि सील। इस पर कोर्ट का सील लगा होता है। अब आप देखिए कि जब हम समन पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये तीनों बिंदु सेम था, बस एक बिंदु था जो अलग था। क्या था वो बिंदु, क्या आप बता पाएंगे? देखिए, समन भी लिखित में होता है, समन में भी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, समन में भी न्यायालय की मुद्रा लगी होती है, लेकिन समन और वारंट दोनों दो अलग अलग बातें होती हैं। समन जो होता है वो दो प्रति में होता है। समन कितने प्रति में होता है? दो प्रति में होता है, जबकि गिरफ्तारी का वारंट एक ही प्रति में होता है। गिरफ्तारी का वारंट कितने प्रति में होता है? एक प्रति में होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए आगे हम देखते हैं कि इस गिरफ्तारी वारंट की अवधि क्या कब तक होगी, जैसा कि धारा में लिखा गया है। तो ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा। कब तक प्रवर्तन में रहेगा? जब तक कि न्यायालय द्वारा उसे रद्द नहीं कर दिया जाता, या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता। यानी जिस उद्देश्य के लिए वारंट जारी किया गया है, यदि वह उद्देश्य पूरा हो जाता है, यानी कि वारंट का निष्पादन हो जाता है, तब उस वारंट की अवधि खत्म हो जाती है। या न्यायालय ही यदि वारंट जिसे जिस न्यायालय ने जारी किया है, यदि वही न्यायालय उस वारंट को ही रद्द कर देता है, तो उस वारंट की अवधि वहां पर समाप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं धारा 70 को, थोड़ा गौर से पढ़िएगा। एक रिवीजन हम धारा 70 का यहाँ पर करेंगे। धारा 70 किसके बारे में बताता है? गिरफ्तारी के वारंट के प्रारूप के बारे में बताता है। और क्या बताता है? और गिरफ्तारी के वारंट की अवधि के बारे में भी यह बताता है। कैसा होता है गिरफ्तारी का वारंट, कैसा प्रारूप यहाँ पे बताया गया है? बताया गया है कि गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में होगा। दूसरी बात क्या है कि यह हस्ताक्षरित होगा। किसके हस्ताक्षर होंगे? उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे जो कि वारंट जारी करता है, याद रखिएगा। और उस पर मुद्रा लगी होती है। मुद्रा यानी कि सील, सील मुहर। किसका सील मुहर लगा होता है? पुलिस का? नहीं, सील मुहर लगा होता है उस न्यायालय का जो कि वारंट जारी करता है, ठीक है। तो लिखित रूप में होगा, हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। ऐसा गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप होता है, ठीक है। अब देखिए इसी धारा का दूसरा हिस्सा जो बताता है गिरफ्तारी के वारंट की अवधि के बारे में। क्या बोलता है कि गिरफ्तारी के वारंट की अवधि यानी कि कब तक वह प्रवर्तन में रहेगा?
2 बातें बताई गई हैं। पहली बात ये कि वह तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि न्यायालय उसे रद्द नहीं कर देता। जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया, यदि उस न्यायालय ने उसे रद्द भी कर दिया, तो अब रद्द हो गया तो अब तो उस गिरफ्तारी वारंट का कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि अब तो वो रद्द हो चुका है। इसलिए रद्द हो जाने पर उसकी अवधि खत्म हो जाती है, या दूसरा तरीका ये है कि उस वारंट का निष्पादन कर दिया जाए, यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है, यदि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है, तो वो वारंट भी वहां पर उसकी अवधि समाप्त हो जाती है, यानी जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है वारंट की अवधि समाप्त हो जाती है। तो ये था धारा 70, जिसमें हमने देखा कि गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप क्या होगा, और हम देखते हैं कि गिरफ्तारी के वारंट की अवधि क्या होगी। आई होप आप लोगों को ये धारा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली धारा हम देखते हैं सेक्शन 72, जिसमें बताया गया है वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, यानी कि किसे वारंट जारी किया जाएगा। न्यायालय जो है वो तो वारंट जारी कर देता है, पर उस वारंट को जारी होने के बाद उस वारंट को लेगा कौन, और कौन जाके उस वारंट का निष्पादन करेगा। इस बात को ही धारा 72 में बताया गया है। अब ये भी धारा जो है समन वाले सेक्शन से मिलता जुलता है। जब न्यायालय समन जारी करता था, तब क्या करता था, न्यायालय जो है समन तामील करने के लिए किसी व्यक्ति को देता था। वो व्यक्ति जो है लोक सेवक हो सकता था, पुलिस अधिकारी हो सकता था, या न्यायालय का कोई अधिकारी हो सकता था। वो व्यक्ति समन लेकर जाते थे। अब धारा 72 जो है सेम टू सेम वैसा ही मैच करता है, जिसमें ये बताया गया है कि जब समन सॉरी वारंट जो है न्यायालय जारी कर देता है, तो वो वारंट आखिर कौन लेके जाएगा और कौन जाकर व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा। तो आप देखिए, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जिसको आप लोग को अंडरलाइन करके रखना है, भूलना नहीं है। जब आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तब आपको इसका आंसर सही सही बताना है कि गिरफ्तारी का जो वारंट होता है, वो एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होता है। गिरफ्तार करने के लिए कौन जाता है, पुलिस जाता है, सिंपल सी बात है। और हम भी यही समझते हैं कि सिर्फ पुलिस ही है जो वारंट का निष्पादन कर सकता है, और इतना ही हम समझते हैं, लेकिन ये गलत है। दूसरा बिंदु भी पढ़ना आवश्यक है, जिसमें बताया गया है कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर वहां पर नहीं मिल पाता है और वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है, तो न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति को भी उसे निर्दिष्ट कर सकता है। यानी यह जो अब तक आप सोचते आ रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस अधिकारी ही वारंट लेकर गिरफ्तार करने के लिए जाता है, ये गलत था। पुलिस तो जाता ही जाता है, लेकिन अगर अर्जेंट है, पुलिस वहां पर उपस्थित नहीं है और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक है, तो न्यायालय चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति को भी वारंट निर्दिष्ट कर सकता है। इस बात को ही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। आप अंडरलाइन करके स्पेशली हाईलाइट करके रखिए इस बात को, कि सिर्फ पुलिस अधिकारी ही ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वारंट जारी किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी के अलावा भी न्यायालय यदि चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट कर सकता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है आप लोग को? अब आप देखिए कि जैसा कि हम ये जो दो बिंदु पढ़े, इसमें का जो पहला बिंदु है वो कहता है कि गिरफ्तारी का वारंट एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा। तो यदि वारंट एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट कर दिया जाता है, तब एक से अधिक पुलिस अधिकारियों में से कौन सा पुलिस अधिकारी जाकर गिरफ्तार करेगा? ये एक क्वेश्चन है, ये एक समस्या है ना, कि भाई जब वारंट जो है किसी एक पुलिस अधिकारी को जारी किया जाता, तो वो पुलिस अधिकारी जाता और जाकर निष्पादन कर देता। पर अगर कोई कंडीशन ऐसा है जिसमें एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को वारंट निर्दिष्ट कर दिया गया है, यानी एक से अधिक पुलिस अधिकारी हैं, तो उन एक से अधिक पुलिस अधिकारियों में से कौन सा पुलिस अधिकारी उसका निष्पादन करेगा, इसका फैसला कैसे हो। तो इसी बात को क्लियर करने के लिए ही दूसरा बिंदु यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब वारंट एक से अधिक अधिकारियों को या व्यक्तियों को निर्दिष्ट कर दिया जाता है, तब उसका निष्पादन कौन करेगा। तो यहाँ पर आप देखते जाइए, पहला जो बिंदु बताया है कि यदि एक से अधिक अधिकारियों को वारंट निर्दिष्ट कर दिया गया है, तो वो सभी के सभी उसका निष्पादन कर सकते हैं ग्रुप में। पहला तरीका क्या है, उन सबके द्वारा निष्पादन किया जा सकता है ग्रुपिंग में। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि या तो उनमें से कोई एक व्यक्ति ही जाकर सबकी तरफ से जाकर गिरफ्तार कर ले, या ऐसा भी हो सकता है कि ना तो सबके द्वारा ना तो किसी एक के द्वारा, बल्कि उस ग्रुप के कुछ लोगों के द्वारा या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जाकर गिरफ्तारी की जा सकती है और वारंट का निष्पादन किया जा सकता है। ये तरीका बताया गया है सेक्शन 72 में। ठीक है, तो सेक्शन 72 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें बताया गया है
कि गिरफ्तारी का वारंट एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट किया जा सकेगा, किंतु अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि तुरंत निष्पादन अनिवार्य है और पुलिस अधिकारी उस समय मौजूद नहीं है, तो किसी अन्य व्यक्ति को भी वारंट का निष्पादन करने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है। और अगला हम बिंदु देखते हैं कि जब एक से अधिक अधिकारियों को वारंट निर्दिष्ट कर दिया जाता है, तो या तो वे सबके सब जाकर गिरफ्तार कर लेंगे, या तो उनमें से कोई एक चले जाएगा और गिरफ्तार कर लेगा, या उनके ग्रुप में से कुछ व्यक्तियों के द्वारा जाकर भी गिरफ्तारी की जा सकती है, और ये सभी के सभी कानूनन वैलिड होंगे। क्लियर है? अगला हम देखते हैं सेक्शन 75, वारंट के सार की सूचना। इस धारा का मतलब क्या है, पहले आप समझिए कि वारंट जब न्यायालय द्वारा जारी कर दिया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारी जिसके पास वारंट है जो निष्पादन करने के लिए गया, वो जाकर गिरफ्तार कर लेगा। पर जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है, क्या उसका यह अधिकार नहीं है जानने का कि वो उसे क्यों गिरफ्तार किया गया? आप ही सोचिए कि यदि आपको ही कोई गिरफ्तार करने के लिए आ जाता है, तो क्या आपको ये जानने का हक नहीं है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया, किस कारण से गिरफ्तार किया गया, कौन से अपराध में गिरफ्तार किया गया, आखिर ऐसे क्या कारण उत्पन्न हो गए थे कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है? आपके भी मन में ये सवाल उठेगा और आपको भी ये बिल्कुल जानने का हक है। तो देखिए, इसी के बारे में बताया गया है सेक्शन 75, जिसमें लिखा है कि पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है, उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है, उसका सार सूचित करेगा, यानी कि उसे बताएगा कि क्यों उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, क्यों उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस या कोई व्यक्ति आया हुआ है। और अगर वो आदमी वारंट को देखना चाहे, तो नियम यह भी कहता है कि वह पुलिस अधिकारी या व्यक्ति जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, वारंट उस व्यक्ति को दिखा देगा, यानी उसे वारंट देखने की भी शक्ति है। किस व्यक्ति को शक्ति है? जो व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है, उस व्यक्ति को वारंट देखने की शक्ति है, और यह शक्ति दी गई है सेक्शन 75 में, जिसमें बताया गया है कि पुलिस अधिकारी जब गिरफ्तारी करेगा, तो जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा, उसे बता के गिरफ्तार करेगा कि आखिर उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। क्लियर है? और कोई डाउट तो नहीं है इस धारा में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 76, जिसमें हम देखेंगे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना, यानी तत्काल गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय के समक्ष लाया जाता है। तो देखिए, पढ़ते हैं हम क्या लिखा है सेक्शन 76 में। सेक्शन 76 में लिखा है कि पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो वारंट का निष्पादन करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के उस न्यायालय के समक्ष लाएगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है। ठीक है, यानी तत्काल उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है गिरफ्तार करने के बाद। और देखिए, कभी कभी जो है लेट हो जाता है, परंतु ऐसा विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए जो समय लगता है, उस समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। यानी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके मैक्सिमम टाइम दिया गया है ना, याद रखिएगा, मिनिमम टाइम नहीं है, ये मैक्सिमम टाइम है कि मैक्सिमम 24 घंटे तक ही अपने पास रख सकता है। 24 घंटे के भीतर उसे किसी भी मजिस्ट्रेट जो कि वहाँ आसपास जो भी मौजूद हो, उस मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक उसे वो लाकर पेश करेगा। अब यहाँ पर आप एक बात देखिए कि किसी भी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के स्थान तक यात्रा के लिए कुछ समय लगता है, आने जाने के लिए भी तो समय लगेगा ना भाई। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक पहुंचाने के लिए यात्रा के बीच का जो समय लगता है यात्रा करने के लिए, उस समय को इस 24 घंटे में नहीं गिना जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सिविल जज एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि गिरफ्तारी के स्थान से, यानी जिस स्थान से गिरफ्तार किया गया है, उस स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक आने जाने के लिए जो भी समय लगेगा, उस समय को 24 घंटे में काउंट नहीं किया जाता है। क्लियर है? अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं सेक्शन 77, जिसमें बताया गया है कि वारंट
कहाँ निष्पादित किया जा सकता है। यानी कि आप समझिए कि जब एक न्यायालय एक वारंट जारी करता है, तो हर मजिस्ट्रेट का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है, जिस क्षेत्राधिकार पर रहकर ही वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इमेजिन कीजिए, रायगढ़ का जो मजिस्ट्रेट है, जिसका क्षेत्राधिकार रायगढ़ है, वो बिलासपुर में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन यदि रायगढ़ का कोई मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करता है और वो व्यक्ति भागकर अगर बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई या भोपाल मध्य प्रदेश तरफ चले जाता है, तो आप याद रखिएगा कि गिरफ्तारी के वारंट का क्षेत्राधिकार नहीं होता। गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में गिरफ्तारी का वारंट ही रहता है और उस गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित करने के लिए भारत के किसी भी स्थान में निष्पादन करने की शक्ति होती है। वहां पर वह किसी क्षेत्र विशेष में बंध कर नहीं रहता। आपको क्या याद रखना है कि वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है? संपूर्ण भारत में किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। आप हाईलाइट करके रखिए इस बात को कि वारंट जो है कहाँ निष्पादित किया जा सकता है? भारत के किसी भी स्थान में वारंट का निष्पादन किया जा सकता है। वहां पर ये नहीं कहा जाएगा कि चूंकि ये वारंट जो है किसी और एरिया का है तो हमारे एरिया में ये वारंट नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कहा जाएगा। एक बार अगर वारंट कट गया तो संपूर्ण भारत में उस वारंट का वही वैल्यू होगा और उसे भारत के किसी भी स्थान में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। क्लियर है? अगला सेक्शन हम देखेंगे 81, जिसमें बताया गया है कि उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब उस व्यक्ति के साथ क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके बारे में सेक्शन 81 में बताया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तब उस व्यक्ति के साथ कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके बारे में सेक्शन 81 में बताया गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि यह प्रक्रिया एक न्यायालयीन प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया हर न्यायालय में फॉलो होता है। तो आपको इस सेक्शन को अच्छे से समझना है और याद भी रखना है, क्योंकि कल को जब आप वकील बनते हैं या जज बनते हैं, तब आपको इस सेक्शन का यूज करना है आगे जाकर। आप देखेंगे कि जो प्रक्रिया सेक्शन 81 में बताया गया है, वो प्रक्रिया आगे जाकर फॉलो होता है। तो इस प्रक्रिया को आपको समझना है कि क्या होता है। तो देखिए, समझिएगा बात को, सिचुएशन समझिए कि एक व्यक्ति था जिसके खिलाफ में वारंट जारी किया गया था। वह भारत के किसी भी स्थान से गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होने के बाद उसे मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के भीतर पेश किया गया। अब मजिस्ट्रेट क्या प्रक्रिया अपनाएगा, यही बताया गया है सेक्शन 81 में। तो देखिए क्या प्रक्रिया अपनाएगा, गौर से देखिएगा ना। मजिस्ट्रेट जो है, अगर उसे चाहे तो अभिरक्षा में भेजने का निर्देश दे सकता है। अभिरक्षा में भेजने का निर्देश का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चूंकि कोई व्यक्ति यूं ही गिरफ्तार नहीं किया जाता, गिरफ्तार करने के पीछे कारण होता है। उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करना होता है, उससे सबूत इकट्ठा करना होता है और भी बहुत सारे कारण होते हैं गिरफ्तारी के। तो यदि उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, तो गिरफ्तारी करने का क्या उद्देश्य रहा फिर? क्योंकि गिरफ्तार भी किया गया है तो किसी न किसी उद्देश्य से गिरफ्तार किया गया है। तो इसलिए मजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए उस व्यक्ति को अभिरक्षा में भेजने का निर्देश दे सकता है। यह मजिस्ट्रेट की शक्ति है। ठीक है? पर आपको यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि अपराध जो है वो दो प्रकार के होते हैं। या तो अपराध जमानतीय होंगे या तो अपराध अजमानतीय होंगे। अब इन दोनों दो अलग-अलग कंडीशन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके बारे में ही बताया गया है। यदि मामला जमानतीय है और ऐसा व्यक्ति जमानत पेश कर देता है, तो उसे जमानत या प्रतिभूति पर छोड़ दिया जाएगा। गौर कीजिएगा, यदि मामला जमानतीय है और ऐसा व्यक्ति जमानत पेश कर देता है, तो उसे जमानत और प्रतिभूति पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यदि मामला अजमानती है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? तो उस कंडीशन में धारा 437 के उपबंधों का पालन किया जाएगा। धारा 437 क्या बताता है? अजमानतीय मामलों में जमानत की प्रक्रिया बताता है। यदि उसके तरफ से न्यायालय में धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कोई जमानत की याचिका प्रस्तुत की गई है
और न्यायालय यदि संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति को ज़मानत दे देना चाहिए, तो न्यायालय ज़मानत दे सकता है और यदि न्यायालय को लगता है कि ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाना विधिपूर्ण नहीं होगा, तो न्यायालय उसके ज़मानत की याचिका को खारिज भी कर सकता है। इस प्रकार उस व्यक्ति को रिमांड पर भेजा जा सकता है। ये था तरीका जो प्रक्रिया बताया गया है सेक्शन 81 में कि जब गिरफ्तार होकर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा, तो कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक बार और गौर कीजिएगा, रिवाइज़ कर रहे हैं कि जब मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसे अभिरक्षा में भेजना अनिवार्य है, तो वह उसे अभिरक्षा में भेज देगा। पर यहाँ पर कंडीशन देखना है, चूँकि उस व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध कैसा है? अपराध 2 प्रकार के होते हैं, ज़मानती और अज़मानती। अगर ज़मानती अपराध है और व्यक्ति ज़मानत प्रस्तुत करता है, तो उसे ज़मानत पर छोड़ दिया जाएगा। अगर अपराध अज़मानतीय है और न्यायालय के सामने धारा 437 के अंतर्गत कोई ज़मानत की याचिका प्रस्तुत की गई है, तो उस याचिका पर विचार किया जाएगा। यहाँ न्यायालय का विवेकाधिकार है कि न्यायालय उसे छोड़ेगा या रखेगा। क्लियर है? तो ये था प्रक्रिया सेक्शन 81 में जो बताया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज के क्लास में हमने देखा कि गिरफ्तारी का वारंट कैसा होगा, उसका निष्पादन कैसे किया जाएगा, किसी दूसरे क्षेत्र के अधिकार में अगर कोई वारंट जारी किया जाता है, तो उस वारंट को कहाँ तक निष्पादित किया जा सकेगा, जिसमें हमने देखा कि संपूर्ण भारत में वारंट कहीं पर भी निष्पादित किया जा सकता है। हमने देखा कि जब व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है, तो 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जिसमें यात्रा की जो अवधि होती है, उसे नहीं गिना जाएगा। हमने देखा सेक्शन 81 में कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो वहाँ पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, जहाँ हमने देखा कि वह व्यक्ति किस अपराध में गिरफ्तार हुआ है, ये पहले देखा जाएगा कि वह अपराध ज़मानती है या गैर ज़मानती है। अगर ज़मानती है और व्यक्ति ज़मानत प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, तो उसे ज़मानत पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर हमने देखा कि यदि मामला अज़मानती है, तो यह न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वह उसे ज़मानत पर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। तो ये जो हमने पूरा प्रक्रिया देखा, ये प्रक्रिया किसके लिए हमने देखा? गिरफ्तारी के वारंट के संबंध में देखा है, ठीक है? तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। आप नोट्स बनाते चलिए, एग्ज़ाम बहुत ही पास है, तो एग्ज़ाम के लिए भी आपको ये पढ़ना है। ये एक क्विक रिवीजन क्लास है, ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।